आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें साझा करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर सियासी मिजाज रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर मौसमी पारा बना हुआ है, इसके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही देश भर में वर्तमान की आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर सभी चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे तमाम प्रदेशों से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरें साझा करेंगे। और सीधा दिल्ली चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी राहुल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिल्ली से आप साझा कर रहे हैं? साथ ही जिस तरीके से आज का महत्वपूर्ण दिन है, किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और सियासत भी गरमाई हुई है, क्या कुछ दिल्ली से बड़ी अपडेट साझा आप कर रहे हैं? आज 13 तारीख हो गई और किसानों ने जिस तरीके से कहा था, कल 5 घंटे की मीटिंग चली किसानों के साथ, किसान के नेताओं के साथ, लेकिन तब भी वो मीटिंग जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। फेल कहीं ना कहीं हो गया है क्योंकि एमएसपी पर बात ही नहीं बनी, किसान की कर्ज माफी पर बात ही नहीं बनी। इसको लेकर के किसान जो है दिल्ली, आज ऐसा लग रहा था कि शायद किसान नहीं आए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से जो बात हो रही थी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें कई चीजों पर सहमति बन रही थी। जैसे लखीमपुर खेरी का जो केस हो गया था, उस पर सहमति बन रही थी। लेकिन 5 घंटे चलने के बाद भी एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, पिछले बार भी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा था, एमएसपी के ऊपर बात नहीं बनी और किसान की कर्ज माफी पर बात नहीं बनी। हालांकि विद्युत वाला जो बिल था वो कहीं ना कहीं रद्द हो गया, लेकिन एमएसपी जो मेन मुद्दा पहले भी था और अभी भी है, एमएसपी पर बात नहीं बन पाई और कर्ज माफी पर बात नहीं बन पाई। रमन सिंह जो थे किसान की नेता, वो बाहर निकल करके कहते हैं कि किसान दोबारा अपने, जैसे कि 13 तारीख को दिल्ली आने वाले थे, तो 13 तारीख को ही दिल्ली आएंगे और 10 बजे से आना किसानों का स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली में। और उसको लेकर के पूरे दिल्ली में चकाचौंध की तैयारी की गई है। मतलब आप ये देख लीजिए कि कल रात से पुलिस इतना चकाचौंध हो गई है कि पुलिस हर जगह, हर नुक्कड़ पे जो है वो कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, हर गाड़ी वाले को रोक रही है दिल्ली में पुलिस। और धारा 144 लागू कर दिया गया है, यानी कि आप कहीं 5 जने इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 से 5 जने इकट्ठे होना बिल्कुल यहाँ पे अलाउ नहीं है दिल्ली के अंदर। 1 महीने तक धारा 144 लागू कर दिया है। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो सिद्धू बॉर्डर चले जाइए, गाजीपुर बॉर्डर चले जाइए, बॉर्डर के पास वाला जो सेंसिटिव एरिया है उसके अंदर कंक्रीट की जो है बैरिकेड कर दिया गया है। ये भी बहुत ही ताज्जुब की बात है कि कंक्रीट के बैरिकेड कर दी गई है, जिससे कीलें लगा दी गई, मोटी मोटी तारें लगा दी गई मोटी मोटी, ताकि वो जो किसान आ नहीं पाए। क्योंकि पहले हमने देखा होगा कि पिछला प्रदर्शन था तो दिल्ली वासी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पर लाल किले तक पहुंच गए थे। तो आज भी इनका यही था कि पार्लियामेंट तक पहुंचना था किसानों को, पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे। लेकिन उसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी तैनात है और प्रशासन की तरफ से जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। मोटी मोटी दीवारें कर दी गई है, एकदम बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है ताकि किसान हो यानी यहाँ ना आ पाए। और ट्रैक्टर ट्रॉली जितना भी है, छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ट्रैक्टर से तो अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। गाड़ियों की जांच हो रही है, कल रात से ही जो है पुलिस जांच कर रही है। सिर्फ ये बॉर्डर के पास ही नहीं, पुलिस दिल्ली के अंदर भी जांच कर रही है। आईटीओ ले लीजिए, लाल किला ले लीजिए, जो सेंसिटिव प्लेसेस है उसके अंदर जो पुलिस अपना वहां पर जांच कर रही है। और पुलिस यहाँ पर भी जो दिल्ली के आम लोग हैं उनकी भी जांच कर रही है कि कहीं उनका भी जो लिंक है कहीं किसानों से ना हो, कहीं उनके परिवार नहीं हो, इस तरीके से जांच हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 144 के बाद दिल्ली पूरी की पूरी छावनी में बदल गई है। बिल्कुल राहुल, देखिए तमाम बैठकों का आपने जिक्र किया, सारी बैठकें फेल साबित हुई हैं, किसी तरह का सामंजस्य किसानों और प्रशासन शासन के बीच नहीं बन पाया है। क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? आपने तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, क्योंकि कई तस्वीरें हमने इससे पहले जब किसान आंदोलन हुए देखे कि किसानों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई, बड़े बड़े कीलों के जरिए रास्ते को रोका गया। फिलहाल जो स्थिति बनी है, जो किसानों का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी की गई है, उससे किसानों के क्या और सामंजस्य बिठा पाएगी सरकार, या किसान वापस वहां पर खड़े रहेंगे, किसी तरह से अंदर भी दिल्ली में एंटर होंगे, या किस तरह की किसानों की तैयारी है? इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाई है आपको? आवाज आ पा रही? जी राहुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों के बीच दोबारा से क्लैश देखने को मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि पिछली बार प्रशासन कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई थी, इसीलिए जो है किसान दिल्ली के सरकोट तक यानी कि लाल किला तक भी पहुंच गए थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने भी ध्यान दिया है कि किसान जो उपद्रवकारी है, मतलब जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के आगे उपद्रव मचाएंगे, उसको भी रोकने के लिए पुलिस आड़े हाथों होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि किसान
मतलब कुछ ऐसे वर्ग और प्रशासन के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, सटे जितने भी बॉर्डर थे दिल्ली के उसको सील कर दिया गया और इसमें ऐसी तैयारी की गई है जो शायद ही हमने कभी पहले देखा होगा कि बड़े बड़े कांग्रेस की दीवारें डाल दी गई है। तो हमने शायद ये पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब ये कांग्रेस की दीवारें कीले। देखिए, राजनीतिक पार्टी में जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि वो किसान है हमारे और किसान को रोकने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते, चाहे उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, भगवंत मान ले लीजिए, ये सारे के सारे आरोप लगा रहे हैं कि किसान है, वो कोई आतंकवादी नहीं है जिसको रोकने के लिए आप कीले बिछा रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी क्या करे, प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि आम लोगों को तकलीफ ना हो, आम जनता को तकलीफ ना हो। या दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र और इतना संसदीय क्षेत्र है कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, इसको लेकर के प्रशासन बहुत ही ज्यादा तैनात है। और दिल्ली तो छोड़िए, आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इनके जो प्रशासन है, इनके भी प्रशासन तैनात है। इनके प्रशासन जो है कोऑर्डिनेट करें दिल्ली पुलिस से, और वहां पर भी हरियाणा में भी 144 लागू कर दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पंचकुला जैसे डिस्ट्रिक्ट रेंजिंग हिसाब ले लीजिए, दिन ले लीजिए, यहाँ पे तमाम ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं हरियाणा के, जहाँ पर इस चीज को लागू कर दिया गया 144, और यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। निश्चित तौर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो सियासत भी गरमाई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लखनऊ से राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की हैं? भोपाल से क्या कुछ सियासी रूप से बड़ी खबरें हैं? इसके अलावा कुछ अन्य क्या बड़ी खबरें हैं? देखिए, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उत्तर प्रदेश का दौरा है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर यादव पहली बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिशन 80 पे जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पे पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, प्रभावी तैयारी शुरू कर दी है। और उसमें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और जहां तक बात करें, आज डॉक्टर यादव 10 बजे के बाद उत्तर प्रदेश रवाना हो गए और आज वे आजमगढ़ क्लस्टर की एक बैठक लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने क्लस्टर बनाए हैं। और जहां तक बात करें हम पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने अनायस किया था उत्तर प्रदेश की राजनीति में और 51.19% के लगभग वोट परसेंटेज शेयर किया था। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में वो वोट शेयर बढ़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। और जहां तक बात करें 2019 के चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। उसमें देखा जाए तो अपना दल ने 2 लोकसभा की सीटें जीती थी, बीएसपी ने 10 लोकसभा की सीटें जीती थी और यूपी में समाजवादी पार्टी ने 5 लोकसभा की सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट पे उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यानी कांग्रेस इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को तलाश करेगी। और जहां तक बात करें डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मध्य प्रदेश के, तो इसके पहले वे बिहार का दौरा कर चुके हैं। कृष्ण चेतना मंच बिहार ने उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आयोजित किया था पटना में। और वहां पे देखा जाए तो बिहार में 14% से ज्यादा वोट शेयर है। और आज की बात करें, आज आजमगढ़ क्लस्टर की वो बैठक लेंगे। आजमगढ़ क्लस्टर की बात करें तो महत्वपूर्ण क्लस्टर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दिनेश यादव सांसद हैं। इसके अलावा उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया था 8000 वोटों से। धर्मेंद्र यादव की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव परिवार से आते हैं। तो इस आज की जो आजमगढ़ क्लस्टर की बैठक उत्तर प्रदेश में होने वाली है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात करें उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर की यादव वोटरों का परसेंटेज 20% रहता है। तो आज की बैठक जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं, आजमगढ़ क्लस्टर की वो बैठक लेंगे, वो काफी अहम बैठक है। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में अखिलेश यादव के गढ़ में रणनीति बनाएंगे और उसको लेकर जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को आपने बिहार दौरे का जो उनका जिक्र किया, चाहे उत्तर प्रदेश के दौरे का जिक्र किया, तो उत्तर भारत में कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साधने की भी बीजेपी की कोशिश रहेगी। और साथ ही क्या कुछ आपको लगता है, क्या जिस तरीके से मोहन यादव को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, बिहार के दौरे पर वो रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव में इसी तरह सक्रिय लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी रणनीति के साथ, पूरे विचार विमर्श के साथ ही बनाया है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, अक्सर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं कि वह अगड़ों की पार्टी है। इसलिए डॉक्टर यादव को मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन ने संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी नहीं है, अगड़ी जातियों की या उच्च जातियों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है। इसीलिए आज का जो डॉक्टर यादव का आजमगढ़ क्लस्टर का दौरा है, उत्तर प्रदेश का दौरा है, वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और आज से एक तरह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो दौरे कर चुके होंगे शाम तक, तो वे आगामी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की और भी तमाम खबरें आपसे जानेंगे, आप पर लौटूंगा, लेकिन इसी बीच सीधा लखनऊ चलेंगे जहां से राशिद अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की हैं, सियासत से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि मुझे लगता है मध्य प्रदेश के मुखिया आज उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या कुछ हलचल वहां आप देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारी देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आजमगढ़ में आ रहे हैं। आजमगढ़ में आने के लिए मोहन यादव को सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजमगढ़ में है, यादव का गढ़ है, जो अखिलेश यादव के करीबी हाँ। जो कि भाई माने जाते हैं, उनको दिनेश लाल ने हराया था। और दूसरी बात है कि जो मोहन यादव आ रहे हैं, जो यहाँ के यादवों की वोट परसेंटेज है, उसको साधने का काम करेगा। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो राशिद, देखिए जिस तरीके से अनिरुद्ध जी जिक्र कर रहे थे कि यादवों को साधने की कोशिश यहाँ से बीजेपी की रहेगी, और बीजेपी को जिस तरीके से अगड़ों की पार्टी कहा जाता था, अब एक नई छवि बदलने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है। आप करीब से कवरेज करते आए हैं, वहां देखते आए हैं, क्या कुछ यादवों को लेकर स्थिति है? और अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचते हैं तो कितना असर वहां पर पड़ेगा, खासकर जो रणनीति बनाएंगे उसके बाद मुझे लगता है आगे भी उनके दौरे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, और जो यादवों को साधने की बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यादवों को साधने की काम कर रही है, और साधने का क्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है, उसको देखते हुए जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं उनको साधने का काम करिए। और दूसरी बात है, जो अगड़े और पिछड़े की बात थी, जो और सामान्य जाति की बात थी, तो उसमें डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हैं उत्तर प्रदेश में, वो बड़ा संदेश है। और जो यादव कम्युनिटी के वोटरों को है, उसे साधने का भी काम किया जाएगा। जो वोटर यादव कम्युनिटी के हैं, वो मोहन यादव के बातों को सुनेंगे, और उसको देखते हुए यहाँ की जो कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम पसमानदा हो गया, गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो गए, जिस तरह से मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने हैं, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पासमानता में भी अपना पकड़ बना रही है। और दूसरी बात ये कहें तो जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार अपने वोटरों को साधने का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, उस पर लगातार कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेत्री अलका लांबा हैं, उनका कहना है कि नारी सशक्तिकरण, जिस तरह से नारी सशक्तिकरण हो रहा है, अब दिल्ली से उठकर उत्तर प्रदेश में हम जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और वोटरों को साधने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव सामने है, सभी दल सक्रिय हैं नजर आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण भी है। और बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, उस तरीके से आगे वो रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आप पर लौटूंगा, सीधे देहरादून चलेंगे जहां से ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तराखंड से आप साझा कर रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? और जिस तरीके से पूरा मामला हल्द्वानी मामले के बाद, हिंसा के बाद गरमाया हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अवनीश जी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2024 इलेक्शन की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से जो है ये चुनावी मोड़ पे आ गई है, यहाँ पे बूथ स्तर पर कार्य चल रहे हैं, लगातार जो है नियुक्ति के गांव चलो अभियान के तहत जो है सभी कार्यकर्ता जो है रात को रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वोटरों को बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उसी के तहत जो यहाँ पे कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस अब अपना जो है कुनबा जोड़ने की उसमें कवायद में लग गई है। यहाँ पर जो उनकी प्रभारी है शैलजा कुमारी, उन्होंने यहाँ पे बैठकों का दौर शुरू कर दिया, जगह जगह वो बैठक कर रही है और बूथ
बूथ स्तर, महानगर स्तर पे, जिला स्तर पे वो अपना यहाँ पे बैठकों करके जो है कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो है केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पूरी तरीके से हर मामले में फेल है। उसको जो है यहाँ पे जो उनकी फेलियर है वो गांव-गांव जाकर, हर घर पे जाके जो है आप वहाँ पे बताइए। और किस तरीके से जो है बीजेपी यहाँ पे अपना तानाशाही, हिटलरशाही चल रही है। दूसरी तरफ जहाँ पे न्याय यात्रा की बात है राहुल की, उसको आप बताइए कि न्याय के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कांग्रेस हमेशा न्याय की बात करती है, ये तमाम चीजों को लेके। वहीं अगर बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे आज जो है टनकपुर में एक सौगात मिलने जा रही है सड़क की योजना पे। नितिन गडकरी जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज जो है टनकपुर पहुंच रहे हैं। वहां पे लगभग 2200 करोड़ की जो है सौगात सड़क योजना में देंगे। और 4000 कुछ की जो करोड़ है, 4000 करोड़ के लगभग की जो योजना है वो यहाँ पे हरिद्वार को मिलने जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर बात करें ऋषभ मौसम की, मौसम यहाँ पर जो है अभी यहाँ पे अलर्ट जारी किया है। 3 दिन की बारिश की संभावना है, जैसे ये गई है। खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले, वहां आज बर्फबारी की यहाँ पे जो है घोषणा की गई है। साथ में अगर बात करें जिस तरीके से हल्द्वानी की आपने बात कही है, हल्द्वानी को लेकर यहाँ पे सियासत गर्मा गई है। लगातार आरोप भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ये जो है ये सोची साजिश समझी स्कीम भले ही थी, परंतु इसको रोका जा सकता था। और प्रशासन ने कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही बरती है। जिस तरीके से बात की जा सकती थी वहां पे जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसकी बात करें तो जब उसके पास अवैध कब्जा था, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश थे, तो पहले वहां पे तैयारियां करनी चाहिए थी, वहां पे कर्फ्यू लगाना चाहिए था, 144 लगानी चाहिए थी। पूरी तैयारियों के साथ इस कार्य को रोका जा सकता था। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले को लेकर कई खबरें ये भी हैं कि कई आरोप लगाए गए हैं कि अगर प्रशासन को जानकारी थी कि इस तरह का माहौल गर्मा सकता है तो पहले क्यों इसके लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। और अगर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं की गई तो इससे कहीं ना कहीं फेलियर भी प्रशासन का बताया जा रहा है। विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, तो इसको लेकर कुछ स्पष्ट खबरें आ पाई हैं? क्या वाकई में कोई जानकारी प्रशासन तक पहुंची थी या फिर वाकई में जो स्थिति एकाएक बनी और उसके बाद पूरा जो हिंसा हुई? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे लगातार बात कर रहे थे। अभी आप पिछले दिनों जो है यहाँ पे इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, भाजपा के जो रहे हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ कहीं ना कहीं जो है इंटेलिजेंस पे आरोप लगा दिया था। उनका कहना था कि जिस तरीके से ये जो है इसको रोका जा सकता था, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जो खबरें हैं वो जो है यहाँ पे फेलियर होती नजर आ रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस जो है सबसे बड़ी पावर होती है, और जो LIU होती है लोकल, उसको भी यहाँ पे खबर पहले से ही थी, उसको रोका जा सकता था। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन के तालमेल की वजह से ही ये जो घटना घटी है ये उसकी वजह से रही है। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो मॉब था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जो याचिका करता था, उसने वहां पे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी रोकने के लिए। उसको 14 तारीख का समय दिया गया था, और 14 तारीख से पहले ही जो है ये जो अंजाम देने की बात की गई ध्वस्तीकरण की, वो कहीं ना कहीं आपस में जो है कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जी निश्चित तौर पर जो मुख्य मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है उसके खिलाफ करोड़ों के नोटिस भी जारी किया गया है, करोड़ों की वसूली की जाएगी। मैं सीधा दिल्ली चलूंगा जहां से राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे किसानों के प्रदर्शन को लेकर, फिलहाल सियासत भी इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि किसानों के साथ अंग्रेजों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली में क्या कुछ इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है? और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सीधा कहा है कि ये किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। और इनके साथ जो प्रशासन वो करी व्यवहार करी है, जिस तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया और बॉर्डर के ऊपर जो कांटे लगाया हुआ है, ये प्रशासन जो जिस तरीके से व्यवहार कर रही है वो किसी आतंकवादी की तरह कर रही है। अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है, ये और कांग्रेस पार्टी है, ये आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार क्यों नहीं, MSP का मुद्दा अगर था तो MSP का मुद्दा सरकार क्यों नहीं मान रही है। क्या मंशा है सरकार की? MSP का मुद्दे के ऊपर भी सरकार को घेरा जा रहा है। और कर्ज माफ, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कर्ज माफ करने के लिए पहले भी कह रही थी, तो अभी विपक्ष भी कह रही है कि कर्ज माफी का जब कहा था तो कर्ज माफी क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि किसान के भी 2 ही मुद्दे अहम थे, उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले भी बहुत पोलाइट रहे थे। अगर आपने ये देखा होगा कि पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सपोर्ट किए थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, और अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो है आतंकवादी जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और प्रशासन को है थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए उन लोगों के। मुझे लगता है ऐसी सियासत तो जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर भी गरमाई थी, उसको लेकर भी हालांकि सरकार की जो व्यवस्था है वो भी जरूरी है। सीधा भोपाल चलेंगे जहां जो सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से किसानों के प्रदर्शन का असर उत्तर भारत में खासकर देखा जा रहा है, भोपाल में इसे लेकर क्या कुछ या फिर मध्य प्रदेश में कितना कुछ असर इसका देखने को मिला है? और साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं पर नोटिस जारी किया है इनकम टैक्स का, क्या क्या है उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जहां तक दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की बात करें तो वे केवल हरियाणा पंजाब के किसानों तक ही सीमित है। यहाँ की बात करें भोपाल की तो शिव कुमार कक्का जी जो किसान नेता है और अनिल यादव, इन्हें पुलिस ने यहीं रोक के रखा हुआ है। इसके सहित 150 से ज्यादा किसानों को जो कर्नाटक से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, किसान नेता छोटे बड़े थे, उनको यहाँ पे कल रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन का कोई ज्यादा असर नहीं है। यहाँ पे केवल शिव कुमार कक्का जी जो कि बड़े किसान नेता माने जाते हैं और अनिल यादव जिन्होंने कि मंदसौर किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्हें पुलिस ने नजरबंद करके रखा, उन्हें रोक के रखा है और 150 से ज्यादा किसानों को रोक लिया गया। और जहां तक आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज भी जारी रहेगा। सरकार ने और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लेखानुदान बजट पेश कर दिया है और देखा जाए तो लेखानुदान बजट हो या अंतरिम बजट हो, निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें आपने साझा की। समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।